अब हम लोग नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंस ऑफ रेट, ठीक। अब जो आप लोगों को वहां पे थोड़ा डाउट होगा, अब यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ये टर्म्स आप लोगों को दिए जाते हैं एग्जाम्स में। अब हम लोग इन चीजों को थोड़ा, अभी तो हम लोग इस पर ज्यादा फोकस करेंगे, ठीक है, वीमैक्स। तो ये सारी चीजों को हम लोग बात करने वाले हैं। तो शुरू करने से पहले तो सबसे पहली चीज आपको क्या याद रखनी होगी कि जो केएम की बात उस समय हुई थी वो किस कंसिडरेशन में हुई थी, मतलब वो क्या था, है ना। तो सबसे पहली चीज, चलिए हाँ एक चीज आगे, चलिए यहीं पर हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। जो केएम है वो जो है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग पहले, हाँ इससे पहले हम लोगों को क्या लिख लेना है, पहले लिख लेना चाहिए हम लोग को वो E प्लस एफ, और सब लोग अपना कोशिश करेंगे कि आंसर देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हम बीच बीच में देख लेंगे आप लोगों के चैट, बट अटेंटिव रहेंगे तो आप लोगों को भी अच्छा लगेगा कि हाँ मैं रिप्लाई कर रही हूँ। K2 और प्रोडक्ट प्लस एंजाइम, क्लियर, ओके। अगर हम आपसे पूछे कि देखिए, जो अगर मैं आपसे कहूं ये जो K-1 है, आप इसको क्या कर दीजिए, इस K-1 को आप कंपेयर कीजिए K2 से, ठीक है, और कंपेयर कीजिए K1 से। अब इसका कहने का मतलब ये है, पहली चीज हम इसको स्प्लिट ऑफ कर देते हैं। पहला आप क्या करिए, K-1 is much स्मॉलर देन K1। इसका मतलब क्या है, अब लिखना शुरू कर दीजिए। K-1 is much स्मॉलर देन K1, इसका मतलब क्या है। दूसरा चीज ये भी है, K2 is much smaller than K-1, इसका मतलब क्या है। हम लोगों का जो KM आया था, वो KM जो माना गया, दिस माइकलिस कांस्टेंट इज एक्चुअली व्हाट, द रेशियो ऑफ दीज रेट कांस्टेंट, और कैसे अरेंज है, K-1 प्लस K2 एंड दिस, ठीक। तो पहले मैंने कहा कि अगर आप मान लेते हैं K-1 K1 से बहुत बहुत छोटा है, ठीक है, एक तो ये चीज हो गई। तो ये K-1 K1 से बहुत छोटा है, दिस इज, तो इसको आप नेग्लिजिबल कहेंगे, तो आप कहेंगे कुछ इस तरीके से K2 by K1, कुछ ऐसा कहेंगे आप। अगर दूसरी चीज तो कुछ ऐसा हो जाएगा, और अगर दूसरा हम लोग कहें, ये बात सभी को समझ में आ रही है, मैंने कुछ भी स्टेप वो नहीं किया है, हाँ गुड। चलिए, तो हमने क्या किया, आपको क्या सोचना, अच्छा ये वाला स्टेप जो है इस स्टेप से ज्यादा हो रहा है, मतलब ये ज्यादा तेज चल रहा है और ये ES प्रोडक्ट ज्यादा बन रहा है, आप यही कहेंगे प्रोडक्ट ज्यादा बन रहा है, तो इसको नेग्लिजिबल कर देंगे, प्रोडक्ट ज्यादा बन रहा है, ये हमें समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि KM, और हम लोगों ने क्या है, K2 इज फार लेस देन K-1, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि K2 जो है वो कम है एंड दिस K1 इज मोर। तो जब K2 बहुत लेस है तो आप K2 को नेग्लिजिबल कर दीजिए, तब क्या आएगा, K-1 K1। क्या ये चीज मैंने सही लिखी है, ओके। तो हम लोग क्या बात कर रहे थे, अब हमें ये बताइए, ये जो K-1 और K1 ये जो दिखा रहा है, तो K-1 एंड K1 ये इसको ध्यान से देखना है आप लोग के। तो हम लोग क्या किया जाए, फिर से लिखना पड़ेगा। तो यहां तक जो हम लोग पहुंचे थे, तो क्या ये सही था, K-1 और K1 ये सही था, K1 ये सही था। तो कहने का आप लोगों का सेंस ये है कि हम इसको ऐसे लिखे, KM इज इनवर्सली, इट्स अ काइंड ऑफ कि ऐसे लिखना होगा, क्या ये सही है, ये सही है। तो क्या अब आप लोग फिर से वही सारी कहानी यहाँ रिपीट कर सकते हैं, तो हमने ये स्टार्टिंग हम लोगों ने अब इस इक्वेशन को लिया और अब यहाँ पे
लिखा, ठीक, इनवर्सली प्रोपोर्शनल K1 किया। फिर आप लोग इस पेज पर भी हम लोग लिख देते हैं ताकि हम लोग के सामने क्लियर विजन रहे कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात। तो Km इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, आप कह रहे हैं ये हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि K1 के अगर Km की वैल्यू ज्यादा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है, Km की वैल्यू ज्यादा होने का मतलब ये है कि जो K1 है वो क्या है, उसकी वैल्यू कम है, ठीक है। इसका मतलब ये है, इससे रिजल्ट जो निकल के आ रहा है, उससे ये रिजल्ट निकल के आ रहा है कि अगर K1 अगर कम है, कम का मतलब क्या है, ES अच्छे से नहीं बन रहा है। आपने कहा K1 is less then ES is not forming. Well, is this statement is right? Means the affinity of enzyme to its substrate is low. ठीक, therefore it can be concluded that Km is inversely proportional to the affinity of enzyme. देखिए बच्चों, आप लोगों को सिर्फ यहाँ डायरेक्टली बता दिया जाता और आप लोग याद कर देते तो ये क्वेश्चन सॉल्व होना शुरू हो जाते, बट ये जो था बताने का मकसद कि आप चीजों को और क्लियरली समझ पाएं। अभी सबको क्लियर है, यानी जो हम लोगों ने पहले किया वो ऑब्वियसली दैट्स अ काइंड ऑफ माइंड ओपनिंग कि आप लोगों को क्लियरिटी हो, और नेक्स्ट आप ये आई थिंक और सबने कोशिश की, ठीक है। ओके, अभी जो लोगों को थोड़ा डाउट रह गया था सबको क्लियर है, एंड दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, ठीक। ओके, दूसरी चीज जो ये है, ये भी ध्यान में रखना है कि ये जो Km इक्वल्स टू K-1 ये जो आपको समझाने की कोशिश की गई है, तो एक्चुअली में क्या कभी हम इसको, ये तो हम लोगों ने बच्चों एज्यूम किया था ना, ये तो हम लोगों ने एज्यूम किया था कि Km इक्वल्स टू, एक्चुअली में अब थोड़ा सा हम लोगों को और अच्छे से देखना है। हम लोगों ने क्या स्टार्टिंग की थी, हम लोगों ने कहा देखिए Km इक्वल्स टू K-1 प्लस K2 हो, अब हम रैप अप कर रहे हैं इस चीज को, K1 होता है, Km यही होता है, ठीक है। वो क्या कहा गया, जब कंडीशन ये हो कि K2 जो है वो फार उसकी वैल्यू लेस है K-1 से, ठीक है, फार लेस है, उस केस में आपने कहा कि हम K2 को इरेडिकेट कर देते हैं, क्या, यानी K2 को हम नेग्लिजिबल घोषित कर देते हैं। उस केस में हम Km को क्या बोल रहे थे, Km को हम ऐसे रिप्रेजेंट करने लगे, ठीक है, ठीक। क्यों रिप्रेजेंट करने लगे कि हमको ये समझना है कि एक्चुअली जो ES का फॉर्मेशन है उसमें K-1 और K1 ही तो रिस्पॉन्सिबल है। ध्यान से सुनिएगा, ये क्यों किया गया, ES के फॉर्मेशन में कौन रिस्पॉन्सिबल है, रेट कांस्टेंट K1 रिस्पॉन्सिबल और ये रिस्पॉन्सिबल है, हमें इसकी तो फिर बात करनी नहीं है। तो आप क्या एज्यूम कर लीजिए थोड़ी देर के लिए कि ये रिएक्शन हो ही नहीं रहा है। अब इस रिएक्शन को हो ही नहीं रहा है एज्यूम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, K2 को बहुत कम करना पड़ेगा, और कम करने के बाद उसको गायब कर दीजिए। अब आप किस इक्वेशन पे आ गए, इस इक्वेशन पे। ये करने का सेंस क्या था कि आप ES को समझ पाए कि इन रेट कांस्टेंट की मदद से हम लोग ये पता कर सकते हैं कि जो एंजाइम है वो अपने सबस्ट्रेट से कितनी तेजी से बाइंड कर रहा है, उसकी एफिनिटी अच्छी है या बुरी है, क्योंकि बनाने वाले लोग तो यही हैं। तो अगर स्पीड यहां जा रही होगी तो ES की एफिनिटी बहुत अच्छी होगी, अगर यहां जा रही होगी तो होगी। तो यानी कि ये रेट कांस्टेंट की मदद से हम एफिनिटी निकाल सकते हैं। तो उसको करने के लिए हमें K2 को हटाना पड़ा। तो आप सवाल ये पूछेंगे K2 को हटा देंगे तो फिर हम Km उसका नाम नहीं रखेंगे, यहाँ हम लोग Km की जगह क्या बोल देते हैं इसको, KD। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट K-1 K1, क्योंकि यहाँ KD जो है वो भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K-1 है ना, और वो बैकवर्ड रिएक्शन की तरफ इशारा कर रहा है या डिसोसिएशन की तरफ इशारा कर रहा है ES के, तो इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, KD लिख दिया।
तो Km को हम Kd बोलने लगे। तो अब आप कंफ्यूज मत होइए कि मैम Kd, अभी तो Km लिखा था, पर क्योंकि फिर वो भी तो आप सवाल पूछेंगे कि मैम थोड़ी देर पहले तो Km आप ये बता रही थी, अभी आप ये वाला बता रही हैं। तो हमने चीजों को क्लियर किया कि जब भी Kd Km जो है हमेशा यही लिखेंगे। इट्स अ काइंड ऑफ कंडीशन दिया गया, क्या पता करने के लिए कि एंजाइम की एफिनिटी अपने सबस्ट्रेट से कैसी है। तो हम लोग ने इस रेट कांस्टेंट को निकाला, उसके बाद इसको समझने की कोशिश की, तो हमको ये समझ में आया कि दिस कैन बी कंसिडर्ड एज Kd। ठीक है, तो ये Kd आप रखेंगे और ये Kd आपको मदद कर रहा है एफिनिटी पता करने के लिए, बट एक्चुअली में आप Km भी इससे बता सकते हैं ना। रिजल्ट तो क्या आ रहा है, आप एफिनिटी बता सकते हैं। तो जाहिर सी बात है आप बोलेंगे कि जैसे आप ये भी तो आप कह सकते हैं, अच्छा Kd की वैल्यू जितनी ज्यादा है, कि Kd की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी इज लार्ज, Kd वैल्यू, इफ Kd वैल्यू इज लार्ज, तो इसका मतलब आप क्या कहेंगे, Kd से ना जल्दी आपको मदद मिलेगी पहुंचने में, कि Kd मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट ज्यादा है, इसका मतलब एंजाइम से अपने सबस्ट्रेट की एफिनिटी क्या है। यही तो रिजल्ट निकल के आया। अब बात समझ में आई सभी को। तो क्या होता है ना बच्चों, बहुत, इसीलिए अब आप देख सकते हैं खुद भी कि Km Kd में कितनी प्रॉब्लम आ जाती है, बट अगर अब आपको चीजें क्लियर हैं तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। और न ही, क्योंकि देखिए बार बार क्या हो रहा है, थोड़े से जो स्टेटमेंट है चेंज हो रहे हैं, तो पर चेंज कुछ नहीं हो रहा है। अगर आप स्टिक हैं कि हम Km को तो यही समझेंगे, पर उसकी मदद से हम Kd तक पहुंच रहे हैं, और ये Kd हमें एफिनिटी भी बता रहा है। तो Kd ही एफिनिटी नहीं है बता रहा है, आप यहां से भी निकाल सकते हैं कि ये जो Km है, अब देखिए, अब आपको चीज, अगर आप Km से सोचना चाहें तो आपने Km लिखा, Km से आपने लिखा K-1 प्लस K2 और K1। तो अगर आप इसको ऐसे लिखना चाहें कि Km इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू K1, तो यहां पे भी तो वही बात हो गई है ना। तो यानी कि क्या ये जो है, अगर Km जो, अगर K1 बहुत ज्यादा है, अगर K1 बहुत ज्यादा है यानी रिएक्शन इस तरफ ज्यादा है, तो Km की वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी। और इससे आप और क्या पता लगा सकते हैं, ओके Km जो है जितना कम होगा, जितना Km की वैल्यू कम होगी, उतनी एंजाइम और सबस्ट्रेट की एफिनिटी ज्यादा होगी। तो अब आप क्या Km को Kd को सभी को रिलेट कर सकते हैं। एक तो आपने क्या कर लिया, Km पता कर लिया, Kd के बारे में आपने जान लिया। अब दूसरी चीज ये है कि Km हो गया, दिस इज Kd के बारे में जाना। तीसरी चीज आपने एफिनिटी के बारे में जानी। नाउ फोर्थ पॉइंट, अब भी आपके पास क्या है, वेलोसिटी इक्वल्स टू वी मैक्स एस Km प्लस एस। तो अगर Km इक्वल्स टू एस हो जाए तो वेलोसिटी पे क्या प्रभाव पड़ेगा। इनिशियल, यहां पे आपको कभी ऐसे भी इनिशियल ये वेलोसिटी पे क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हम इसको देखें तो आप कैसे कर सकते हैं इसको, दिस वी मैक्स एस Km, यहां पे S लिख दे, प्लस S लिख दे, फिर क्या लिख दे, वी मैक्स S टू S, दिस S गेट कैंसिल। अब हम क्या बोल सकते हैं कि जब Km सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के बराबर होता है, या सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन Km के बराबर हो जाए, तो उस समय वेलोसिटी हाफ ऑफ वी मैक्स हो जाती है। या इसको उल्टा भी कह सकते हैं, जब वेलोसिटी हाफ ऑफ वी मैक्स हो, उस समय जो Km है वो बराबर हो जाता है सबस्ट्रेट के। अब आप अगर ऐसा निकालना चाहें तो ये भी निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल,
कि अगर वेलोसिटी क्या है, मान लीजिए वेलोसिटी दी हुई है कि हाफ ऑफ वी मैक्स है, तो आप km निकालिए, ऐसा कुछ है तो आप क्या कर सकते हैं, तो वेलोसिटी क्या है, हाफ ऑफ वी मैक्स है, तो हम यहाँ वी मैक्स बाई 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ मैंने लिख दिया v को वी मैक्स बाई 2, वी मैक्स बाई 2, और सब कुछ वैसे ही लिखिए, वी मैक्स s km प्लस s, राइट। फिर आप क्या लिख सकते हैं, km प्लस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इक्वल्स टू q, ये ऊपर चला यहाँ पे आ जाएगा ना, v मैक्स s, ठीक। अब यहाँ पे हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, क्या मिलेगा, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, हम लोग तो सॉल्व करेंगे ही, पर कम से कम इनिशियली ये सब प्रैक्टिस शुरू करिए कि इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो आएंगे, तो हमें इस तरह के कैलकुलेशंस में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस तरह के इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। तो ये आप लोग की जॉब है, km इक्वल्स टू s आएगा। तो अब आप यहाँ पे भी रिलेट कर सकते हैं, जब आपने कहा था कि km बराबर s है तो वेलोसिटी कितनी होगी, तो हाफ ऑफ v मैक्स, अगर वेलोसिटी हाफ ऑफ v मैक्स है तो km कितना होगा, km बराबर s, ठीक है। तो ये आपको सॉल्व करना आना चाहिए, क्योंकि इस पे बेसिस बहुत क्वेश्चंस आते हैं इस तरीके के ही कैलकुलेशंस में। तो हम लोगों के पास जो ये चीज आ गई विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। तो अब हम लोग इससे एक और चीज निकाल सकते हैं कि अगर हम लोग आपके पास दो एंजाइम के हम कर्व दे रहे हैं, तो अगर हम बोले कि इसमें से ये एंजाइम 1 का कर्व है, दिस इज एंजाइम 1 कर्व एंड दिस इज एंजाइम 2 कर्व, ठीक है। यहाँ पे V मैक्स होगा, ऑब्वियसली ये वेलोसिटी है y एक्सिस पे, और यहाँ पे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन दिया हुआ है, तो हम यहाँ लिख देते हैं 2। तो अगर हम हमसे पूछे कि कौन सा एंजाइम बहुत बेटर है, तो आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहली चीज अगर यहाँ पे देखें, पहले तो ये सीखिए, मान लेते हैं ये 100 है, V मैक्स क्या हो गया 100, 100 का आधा कितना होगा 50, हम लोगों ने ये हीमोग्लोबिन में भी देखा था 50। तो मान लेते हैं V मैक्स बाई 2, V मैक्स बाई 2 क्या हो जाएगा, 100 डिवाइडेड बाई 2, दैट कम्स 50। तो जब वेलोसिटी 50 है तो उस समय ये एंजाइम क्या था, मान लेते हैं ये क्या आया वैल्यू 3 मिलीमोलर, ठीक है। और ये जो येलो कलर का जो एंजाइम रिप्रेजेंट किया है, इसको अगर हम करें तो ये कितना आ रहा है 5, ठीक। तो आप इससे रिजल्ट क्या निकाल रहे हैं कि एंजाइम 1 जो है, एंजाइम 1 ये क्या कर रहा है, जब ये इसको 5 मिलीमोलर सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन दे रहे हैं, तब वो 50% वेलोसिटी अचीव कर पा रहा है, ठीक। और एंजाइम 2 जो है उसको आप 3 मिलीमोलर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन दे रहे हैं और वो 50% अचीव कर पा रहा है वेलोसिटी। तो कौन सा बेटर होगा, जिसको आपने कम ही दिया वो 50% पे अचीव कर गया, तो दिस एंजाइम विल बी मोर इफेक्टिव, ठीक। तो यहां पे आपने इस चीज को बताया कैसे, ऑन द, तो वो कंसंट्रेशन, तो एक्चुअली ये जो 5 मिलीमोलर और जो 3 मिलीमोलर है, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, इसको हम लोग km भी कह सकते हैं। तो आप ऐसे कह सकते हैं, क्योंकि अभी आप लोगों ने खुद ही प्रूव किया कि जब वेलोसिटी V मैक्स के हाफ होती है तो km क्या हो जाता है, km सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के बराबर होता है, ठीक है। और km की वैल्यू कहीं ना कहीं हमें एफिनिटी की भी जानकारी देती है, एफिनिटी बताती है ना कि हाँ कितनी तेजी से एंजाइम सबस्ट्रेट बाइंड कर रहा है, जो अभी हम लोगों ने देखा। अब उन सभी बातों को आप यहाँ पे इस एग्जाम्पल में इंटीग्रेट कर सकते हैं कि हम लोगों ने देखा कि जब 50%, ये क्या है वेलोसिटी है ना, V मैक्स बाई 2, इस एंजाइम की वेलोसिटी एंजाइम 1 की क्या थी 50 हुई थी, कब हुई थी 3 मिलीमोलर पे। ये 3 मिलीमोलर क्या है, एक तरह से km है, ठीक है। यानी जब सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, ये कौन सा है, ये जो y एक्स एक्सिस पे दिया है वो क्या है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। तो जो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है वो 3 मिलीमोलर है, राइट।
तो उस समय हम क्या कहेंगे, Km, यानी Km की वैल्यू मान लेते हैं 3 मिलीमोलर है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ही एक तरह का है वो। तो Km जब 3 मिलीमोलर है तो 50% अचीवमेंट हुआ एंजाइम 2 का, और जब 5 मिलीमोलर है एंजाइम 1 का तो 50% वो अचीव कर रहा है। तो यहां पे अगर आप इस तरीके से इसको सॉर्ट आउट करें, फॉर एग्जाम्पल Km से, तो अगर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि एंजाइम 1 की हमने बात कर रहे हैं और एंजाइम 2 की बात कर रहे हैं, तो आप Km एंजाइम 1 का कितना है, 5 है, ठीक है, और एंजाइम 2 का Km कितना है, 3 है। अब आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि मैम 3 और 5 तो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है, पर ये वो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है, ध्यान से सुनिएगा कि यहाँ पे तो ये सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है ना कि Km, पर ध्यान लगाएं तो ये वो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है जिस पे वेलोसिटी Vmax के आधा हो जाती है। तो जिस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पे वेलोसिटी Vmax के हाफ हो जाए, उस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को हम क्या बोलने लगते हैं, Km। तो हम इसको Km बोल सकते हैं 5 और 3 को। तो ये जो Km 5 है, तो ये Km की वैल्यू ज्यादा है, इस Km की वैल्यू कम है। अब आप लोग वो वाली लॉजिक लगा सकते हैं कि Km हमने पढ़ा था कि वो एफिनिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये लॉजिक लगाते हुए आप क्या बता सकते हैं कि Km की वैल्यू यहां पे ज्यादा है कंपैरेटिवली टू दिस एंजाइम। तो ये एंजाइम जो है वो अपने सबस्ट्रेट से थोड़ा देर में बाइंड कर रहा है और ये थोड़ा जल्दी बाइंड कर रहा है। दिस इज द क्रक्स। आपको ये चीज प्लॉट में भी समझ में आनी चाहिए, कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझ में आनी चाहिए और स्टेटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझ में आनी चाहिए। अच्छा, एंजाइम का यहाँ पे मैंने गड़बड़ किया है, ओके चलिए, तो यहाँ पे हम एंजाइम 2 कर दे रहे हैं और यहाँ पे एंजाइम 1, यही चीज थी। ओके, मैं फिर से बोल दे रही हूँ। हम लोगों ने यहाँ पे एक बात लिखी, यहाँ पे हम लोगों ने माइकलिस मेंटन काइनेटिक्स का इक्वेशन लिखा और इस बात को आगे बढ़ाते हुए मैंने पहले क्वेश्चन पूछा कि अगर Km बराबर S हो जाए तो ये जो इक्वेशन है ये हमें रिजल्ट देता है कि Km अगर हम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के बराबर एज्यूम करते हैं तो वेलोसिटी Vmax के हाफ हो जाती है, या इसके ऑपोजिट भी आप इक्वेशन को डिराइव कर सकते हैं कि वेलोसिटी अगर हाफ ऑफ Vmax है तो जो Km होता है वो बराबर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन आएगा। तो दोनों ही आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब हम लोग ने इस बात को प्रूफ कर दिया तो हम लोगों ने यहाँ पे ये चीज देखी कि यहाँ पे एक ग्राफ प्लॉट किया, ग्राफ के अगेंस्ट भी इस चीज को समझा कि अगर यहाँ पे हमने 2 एंजाइम्स को लिया, एंजाइम नंबर 1 एंड एंजाइम नंबर 2। एंजाइम नंबर 1 को हम लोगों ने और इस ग्राफ को पहले तो समझने के लिए आपको Vmax प्लॉट करिए, फिर वो आधा करिए तो आपको वेलोसिटी आधी मिल जाएगी Vmax के, फिर आप एक्सटेंड कीजिए उसके अगेंस्ट, एक्सटेंड करने के बाद ड्रॉप डाउन कीजिए टू द एक्स एक्सिस। जब ड्रॉप डाउन करेंगे तो जो आपको जहां पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेगा वो आपको देगा Km वैल्यू देगा। Km वैल्यू क्यों देगा, क्योंकि हम लोगों ने डिराइव कर चुके हैं कि जब सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जब वेलोसिटी Vmax के आधी होती है तो उस समय जो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन होता है उसको हम Km कहते हैं। उसी तरीके से इसी पैरामीटर को यूज करके हम दोनों ही एंजाइम 1 और एंजाइम 2 की Km वैल्यू निकाल सकते हैं। हम लोगों ने यहाँ Km वैल्यू निकाल दी, तो Km वैल्यू क्या है, एंजाइम 2 की Km वैल्यू है 5 और एंजाइम 1 की Km वैल्यू आती है 3। इस बेसिस पे हम लोग ये पता कर सकते हैं कि एंजाइम और सबस्ट्रेट कितनी तेजी से एक दूसरे से बाइंड कर रहे हैं। तो वो कैसे पता कर सकते हैं, ये हम लोगों ने पहले ही डिसोसिएशन कांस्टेंट और Km के आधार पे समझ लिया है कि Km जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एफिनिटी के। तो अगर आपकी Km वैल्यू किसी एंजाइम की ज्यादा आ रही है तो इसका मतलब होता है कि वो अपने एंजाइम वो अपने सबस्ट्रेट से एंजाइम कम तेजी से बाइंड कर रहा है, पर जिसकी वैल्यू कम आती है, Km वैल्यू कम होती है, इसका मतलब ये होता है कि वो एंजाइम अपने सबस्ट्रेट से बहुत तेजी से बाइंड करेगा। ठीक, यहाँ पे ये बात ध्यान रखने की बात है कि Km एफिनिटी के बारे में बता रहा है, इसको सीधे ये मत सोचिएगा कि
रिएक्शन बहुत तेज चलने लगा और एंजाइम की कैटालिटिक एफिशिएंसी बता रहा है। नहीं, Km एफिनिटी के बारे में बता रहा है, इस तक ही सीमित रहना है। आगे हम लोग और टर्म्स को क्लियर आउट करेंगे। ओके, तो हम लोग ने जो बहुत एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट थिंग है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स में बहुत आता है, तो हम लोगों ने Km को रिलेट कर दिया कि अगर आपसे पूछे Km कोई क्या होता है, तो आप बहुत समझ के आपको बोलना है, और ये सब क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो आप बोलेंगे Km इज अ काइंड ऑफ रेशियो कांस्टेंट, कलेक्टिव रेशियो कांस्टेंट ऑफ K-1 प्लस K2 डिवाइडेड बाई K1। एक ये होता है। दूसरा क्या होता है, Km जो है, Km इज दैट सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट विच वेलोसिटी बिकम्स हाफ ऑफ V मैक्स। एक ये भी डेफिनेशन हो गई, ठीक है। Km अगर Km रेट कांस्टेंट के समय अगर हम K2 को नेग्लिजिबल कर दें, तो दिस Km इज नाउ रिफर एज डिसोसिएशन कांस्टेंट एंड इज इक्वल टू K-1 K1, right? And Km defines a direct association with affinity in terms that Km is inversely proportional to affinity of एंजाइम। तो जितना, इससे आप क्या पता कर सकते हैं कि जितना ज्यादा Km की वैल्यू होगी, दैट मीन्स एफिनिटी एंजाइम की अपने सबस्ट्रेट से कम होगी। तो इस कंसिडरेशन में जो क्वेश्चंस आते हैं वो इससे भी आ सकते हैं, इससे भी आते हैं, इससे भी आते हैं, इससे भी। नथिंग इज लेफ्ट। और आपको और क्या ध्यान में रखना है कि आपको ये भी ध्यान में रखना है कि इसको रिलेट किया जा सकता है आपके प्लॉट से भी, ठीक है। तो आपको क्या करना होता है, ऐसे आपको एग्जाम में क्वेश्चंस आ चुके हैं, आपको सिर्फ आपसे पूछा इसमें बताइए कि Km वैल्यू क्या है, तो आपको क्या करना होगा, आपको जरूर ग्राफ में V मैक्स कहीं ना कहीं दिख रहा होगा, आप उसको डिवाइड करके 2 से आधी वेलोसिटी निकाल लीजिए। वेलोसिटी निकालने के बाद सीधे ले जाइए, ड्रॉप करिए, सीधे ले जाइए, ड्रॉप करिए। तो इन दोनों की आपको Km की वैल्यू यहां से पता चल जाएगी। तो Km की वैल्यू जब पता चल जाएगी तो ऑब्वियसली बात है कि आप Km की वैल्यू भी पता कर सकते हैं और प्लस एफिनिटी के बारे में भी बता सकते, ठीक है। तो एक तो ये पॉइंट चीजें हो गई। दूसरी चीजें ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको हर बार दिया रहेगा कि Km जो है डबल अगर कर दिया जाए तो बताइए वेलोसिटी कितनी होगी, डबल ऑफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन कर दिया जाए तो वेलोसिटी कितनी होगी। तो ये आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकते हैं, और या दे दिया जाए सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन डबल है Km के, समथिंग लाइक दिस, इस तरीके से। तो ये इस तरह के न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, प्लस इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स आते हैं। और जैसे थोड़ा सा रिलेट करने की बात है, जैसे अभी तो हमने ये बता दिया भाई, अब थोड़ा ये अब कुछ चीजें देखिए, बहुत सारी चीजें बता दी जाती हैं एक्चुअली, और कुछ स्टेटमेंट जो अब क्या और अपने आप को इंसान कैसे ग्रो, थोड़ा स्टेटमेंट ट्विस्ट होता जाएगा तो आप कंफ्यूज होने के कैटेगरी में आ जाते हैं। तो अब जैसे अगर बोला जाए कि K2 नेग्लिजिबल हो गया तो Km क्या हो गया, तो आप क्या बोलेंगे, Km बराबर हो गया KD के। एक ये भी चीज है, ठीक है। तो Km एक्चुअली में फिर क्या हो गया, तो Km-1 K1 भी बोल सकते हैं, या KD पूछा है तो ये बोल सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चंस जो हैं वो ध्यान में रखने हैं। और बहुत सारी चीजें क्या बात की हम लोगों ने, ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स की बात की है, किस तरीके से फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर रिलेट किया जा रहा है, उन सब चीजों की बात की है, ठीक है। स्टेडी स्टेट एंड इक्विलिब्रियम काइनेटिक्स और ये सारी चीजों की बात है। तो अभी यहाँ पे जैसे अगर आपसे पूछा जाए Km की यूनिट क्या होती है, तो आप क्या कह सकते हैं, Km की यूनिट क्या होती है, तो आप कह सकते हैं Km की भाई मोलर करिए, मोलर में मोलर ही तो होगी, क्योंकि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन आप किस में रिप्रेजेंट करते हैं, मोलर में ही करते हैं। उसका कम अमाउंट हुआ है तो आप मिली मोलर करते हैं, राइट। तो बस या माइक्रोमोलर, मतलब एक तरह से है क्या, मोलर ही है। या इसको और कैसे लिख सकते हैं हम लोग, मोल लीटर इनवर्स 1, क्योंकि मोलारिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर। अगर मोल कॉन्सेप्ट क्लियर है, मैंने पहले ही बोला था, तो वो यहाँ पे हेल्प करेगा, ठीक है। क्योंकि जब आप कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको ये सारी चीजों पर भी ध्यान देना है। तो ये उसकी यूनिट हो गई, मोलर या मोल्स पर लीटर या मोल लीटर इनवर्स 1। Km हमें मदद करता है सबस्ट्रेट प्रेफरेंस लेने में। सबस्ट्रेट प्रेफरेंसेस का मतलब क्या है कि मान लेते हैं ये है
इसमें एंजाइम एक ये है, एक एंजाइम दूसरा है, ठीक है। और आपने सबस्ट्रेट डाला, और जैसे ही सबस्ट्रेट डाला तो जो ये व्हाइट में एंजाइम है, ये जो है इसकी केएम आपने कैलकुलेट की, आपने अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए और आपने इसकी केएम कैलकुलेट की, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, आप रिजल्ट क्या निकालेंगे कि जिस व्हाइट या येलो जिसकी भी केएम वैल्यू कम होगी, इसमें से जिसकी भी व्हाइट और येलो में से जिसकी भी केएम वैल्यू कम होगी, वो जो है अपने से तेजी से बाइंड करेगा, तो वही उसका सबस्ट्रेट प्रेफरेंस हो सकता है ये भी बाइंड कर रहा हो, पर मेनली क्या है, प्रेफरेंस क्या हो रहा है, वो व्हाइट वाला जो है वो और तेजी से, मान लेते ये डबल केएम इसकी कम है, ये भी कम तो है पर ये ज्यादा कम है, तो ये आप प्रेफरेंस आप पता कर सकते हैं। दूसरी चीज है, केएम बहुत ज्यादा हेल्प करता है किसी को अगर हमें डिस्टिंग्विश करना है आइसो एंजाइम से, डिस्टिंग्विश करने में मदद करता है आइसो एंजाइम, ठीक है। तो मेनली क्या होता है, ये आइसो एंजाइम्स जो है हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, बट आइसो एंजाइम्स वो एंजाइम्स होते हैं जो कि एक ही तरह का रिएक्शन कर रहे होते हैं, एक ही तरीके का रिएक्शन कर रहे होते हैं, बट एक्चुअली उनका जो कह सकते हैं मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट है वो डिफरेंट होता है। तो इससे फायदा क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल इसका सबसे कई बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं, बट जो ज्यादातर यूज किए जाते हैं वो हैं आपके, ये याद रखना है, हेक्सोकाइनेस एंड लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस, आया भी हुआ है, ठीक है। तो इसकी अभी हम बात कर रहे हैं, तो इसके 4 फॉर्म्स होते हैं, हेक्सोकाइनेस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और सभी का अब आप अगर कहिए तो सभी का सेम नाम है, हेक्सोकाइनेस 1, हेक्सोकाइनेस 2, हेक्सोकाइनेस 3, हेक्सोकाइनेस 4। तो एक्चुअली इनमें डिफरेंस क्या है, सभी का नाम एक ही है, तो यानी कि सब चीज एक ही है, बट थोड़ा थोड़ा कुछ ऐसी चीज होगी इनमें कि इनकी जो अपने, और सबसे बड़ी बात क्या है, सभी लोग क्या कर रहे हैं, या कह सकते हैं हेक्सोस को 6 कार्बन शुगर पे हेक्सोस 6 फॉस्फेट है ना, 6 कार्बन पे क्या लगा रहे हैं, फॉस्फेट शुगर लगा रहे हैं, और ये चारों ही यही काम कर रहे हैं। जब चारों यही काम कर रहे हैं तो डिस्टिंग्विश करने में ये मदद कैसे कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये हो सकता है कि ये वाला जो है हेक्सोस से ज्यादा तेजी से बाइंड कर रहा हो, ये थोड़ा कम तेजी से बाइंड कर रहा हो, ये थोड़ा इंटरमीडिएट काम कर रहा हो, ठीक है। तो समथिंग लाइक दिस। तो यहाँ पे क्या होगा, हो सकता है कि हेक्सोकाइनेस, जैसे आप लोगों को जो ज्यादा पढ़ना होता है वो हेक्सोकाइनेस सेकंड और फोर्थ पढ़ना होता है, ठीक है। तो हेक्सोकाइनेस सेकंड जो है उसकी केएम जो है वो बहुत कम है और इसकी जो केएम वैल्यू है वो ज्यादा होती है, तो आप कहेंगे हेक्सोकाइनेस सेकंड जो है वो हेक्सोस 6 फॉस्फेट अपने हेक्सोस से तेजी से बाइंड कर रहा है, बट हेक्सोकाइनेस 4 जो है वो हेक्सोस से कम तेजी से बाइंड कर रहा है। तो इसका बहुत अच्छा एप्लीकेशन है पूरे आपके ह्यूमन सिस्टम में, ठीक है। तो ये इसकी एक खासियत होती है, ओके। सो ये ध्यान में रखना है। और हाँ, एक और चीज अगर आप ऐड करना चाहें कि म्यूटेशन अगर हो गया किसी एंजाइम में, तो आप वो भी पता कर सकते हैं कि भाई कोई एंजाइम एक्स है, वो अभी तो उसकी केएम वैल्यू कम थी नॉर्मली, पर पता चला अब वो म्यूटेट हो गया, म्यूटेट होने के कारण अब क्या कर रहा है, उसकी केएम वैल्यू बढ़ गई है, तो अब नॉर्मेलिटी कुछ आ गई, तो ये भी पता किया जा सकता है। तो ये जो मेन है कि ये जो एंजाइम का एक तरह से कहा जाए कि क्या यूजफुल प्रॉपर्टी ये दे सकता है, ये हम इससे पता कर सकते हैं। क्लियर। तो हम लोगों ने जो शुरू किया था, वी वर टॉकिंग अबाउट द enzyme kinetics, in which we have started with the effect of concentration, effect of substrate concentration on enzyme kinetics। तो enzyme kinetic को समझने के लिए हम लोगों ने बात की थी कि कुछ पॉइंट्स पे हम लोग डिस्कस करेंगे और उनकी काइनेटिक्स को समझेंगे। तो हम लोगों ने कल जो मेजर होता है इफेक्ट जिसका देखा जाता है वो होता है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, और उसमें हम लोगों ने पूरी माइकलिस मेंटन काइनेटिक्स को कवर अप किया। बात करते हैं के कैट। तो के कैट को अगर देखा जाए तो इसको और क्या बोला जाता है, टर्न ओवर नंबर ऑफ एंजाइम्स, ओके। तो इसको और बेटर वे में समझने के लिए हम लोग क्लियरली पहले इसको लिख लेते हैं उस इक्वेशन को। सो द रिएक्शन वाज समथिंग लाइक दिस। यहाँ पे हम लोग एक स्टेप और आगे बढ़ रहे हैं। तो अगर आप लोगों को माइकलिस मेंटन काइनेटिक्स जब हम लोग डिराइव कर रहे थे और हम लोग उनके इक्वेशन को डिराइव कर रहे थे, तो हम लोगों ने बीच में जब बात आई थी
कुछ कि जब वो कंसंट्रेशन जिस पर कि वेलोसिटी v मैक्स हो जाती है, तो उस समय जो हमारा इक्वेशन आया था वो क्या था, v मैक्स इक्वल्स टू K2E टोटल एंजाइम कंसंट्रेशन। यानी ये वो टोटल एंजाइम कंसंट्रेशन जब सारे एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट से बाउंड कर चुके हों, राइट। ये सबस्ट्रेट है और ये एंजाइम है, और इसमें हमें क्या दिख रहा है कि सारे जो सबस्ट्रेट हैं, सारे एंजाइम जो हैं वो क्या बना चुके हैं, ES कॉम्प्लेक्स बना चुके हैं। तो उस समय हम लोगों ने ये बात की थी कि उस समय ET इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ES हो जाएगा। तो जब हम लोग डेरिवेशन कर रहे थे तो हम लोगों ने इस इक्वेशन की बात की थी, ठीक है। तो एक्चुअली ये जो K2 है, ये जो K2 है, K2 क्या होता है, K2 कांस्टेंट इज एक्चुअली अ डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ is a direct of substrate into product। कहने का सेंस ये हुआ कि अगर K2 ज़्यादा है, जितना ज़्यादा K2 होगा, यानी ये K2 ये रिएक्शन जितना ज़्यादा तेज़ी से होगा, उतना ही जितना ज़्यादा होगा K2, उतना ही जो रिएक्शन की स्पीड है वो क्या होगी, वो ज़्यादा होगी, राइट। और अगर हम लोग देखें तो K2 को हम लोग क्या कह सकते हैं, इसकी यूनिट क्या होती है, सेकेंड इनवर्स 1 और पर सेकेंड। नाउ दिस K2 is also referred as Kcat, means this is the term used for rate constant, constant for overall reaction, ठीक है। तो यानी ये जो Kcat है, इसके बेसिस पे आप क्या बता सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सबस्ट्रेट के वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं पर मॉलिक्यूल ऑफ एंजाइम पर यूनिट टाइम। यानी किसी एक पर्टिकुलर यूनिट पर यूनिट टाइम में कितने नंबर ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल हैं वो कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट में, ये हमें कौन बताता है, Kcat। या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सबस्ट्रेट converted to product per second per mole of enzyme। मतलब आपने 1 मोल ऑफ एंजाइम लिया है तो 1 सेकेंड में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सबस्ट्रेट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, और इसी वजह से इसको हम लोग क्या कहते हैं, टर्नओवर नंबर, ठीक, और मॉलिक्यूलर एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। ओके, इसको थोड़ा हम लोग और क्लियर आउट करें तो हम लोग यहाँ पर अगर देखें कि फॉर एग्जाम्पल दिस इज सबस्ट्रेट, दिस इज एन एंजाइम, क्लियर। अब इसको अगर हम थोड़ा जूम आउट करें तो हम लोग क्या देख सकते हैं कि ये जो ES है वो क्या बनेगा, धीरे धीरे ये जो सबस्ट्रेट है, ये जो एंजाइम की एक्टिव साइट पे आया होगा, ये सबस्ट्रेट इससे बाइंड किया होगा, देन क्या हुआ होगा, एक्टिवेशन एनर्जी को इसने लो किया होगा, और धीरे धीरे ये जो सबस्ट्रेट है इसको किस में कन्वर्ट किया गया होगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया गया होगा। और फिर ये जो प्रोडक्ट है धीरे धीरे क्या हुआ होगा, फ्री एंजाइम बन गया होगा और प्रोडक्ट जो है वो रिलीज हो गया होगा, ठीक है। तो अगर ये जो है EP जो है, ये जो बात है, ये EP से फ्री एंजाइम बनना, एंजाइम प्रोडक्ट जो ये है इससे फ्री एंजाइम और प्रोडक्ट का रिलीज होना, अगर ये प्रोसेस स्लो है, यहाँ पे हम लोग एक मल्टीपल स्टेप रिएक्शन देख रहे हैं, अगर हम कहें कि ये रिएक्शन अगर स्लो हो जाए, यहाँ पे हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, रेट लिमिटिंग स्टेप की, तो ये जो कांस्टेंट है वो किसको इन्फ्लुएंस करेगा, वो K2 यानी Kcat को इन्फ्लुएंस करेगा,
क्योंकि ये K2 ही क्या है, ये K2 को हम लोग क्या कह रहे हैं, यही क्या है, कैटालिटिक कांस्टेंट है। K2 इज अ कैटालिटिक कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि यहाँ यही हमें रेट कांस्टेंट क्या बताता है कि जितना सबस्ट्रेट जो है एंजाइम से बाइंड करेगा उतने ही क्या होंगे, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। बट द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट व्हाट वी आर एडिंग इनटू इट, कि ये जो एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बन चुका है, फर्दर अगर सपोज ये स्लो हो जाए या ऐसा कुछ हो जाए कि यहीं पे फिक्स हो जाए, अब इसके बाद जो है एंजाइम और प्रोडक्ट का कॉम्प्लेक्स वो अलग हो ही नहीं रहा है, तो प्रोडक्ट आपको तब तक मिलेगा ही नहीं, या प्रोडक्ट जो है वो बहुत धीरे धीरे रिलीज हो रहा है, तो क्या होगा, जितना ये स्टेप जो है वो धीरे रिलीज होगा उतना ही क्या होगा कि ये फर्दर जो है इसको, इस रिएक्शन को बढ़ने में क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर A से B बन रहा है, B से C हो रहा है, देन C से D हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे ये इसका जो स्पीड है वो ठीक है, इसका रिएक्शन स्पीड ठीक है, पर यहाँ पे जो रिएक्शन की स्पीड है, जो सबसे यहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे सबसे स्लो स्पीड है, इसकी स्पीड जो है सबसे स्लो है, तो यही क्या करेगा, ओवरऑल रिएक्शन के रेट को क्या करेगा, डिटरमाइन करेगा ना। ठीक है, तो उसके बाद अब जितना भी, अगर फाइनल प्रोडक्ट इसमें क्या बन रहा है बच्चों, फाइनल प्रोडक्ट हमारा इसमें डी बन रहा है, पर ये डी किस पे डिपेंड है, इस स्टेप पे डिपेंड हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि भले ही आपके ए से बी या बी से सी कितनी भी तेज से बन रहे हो, पर जब तक सी से डी नहीं कन्वर्ट होगा, अगर ये धीरे हो गया तो डी ऑब्वियसली अफेक्टेड हो जाएगा। यानी कि कहीं भी रिएक्शन में वो स्टेप जो कि स्लोएस्ट है वही क्या डिफाइन करेगा कि कितनी ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन होगा। इतनी तो आप लोगों को जो भी एग्जाम्पल सही लग रहा हो आप उसको एज्यूम कर सकते हैं। और फॉर एग्जाम्पल आप इमेजिन कीजिए कि 10 लोग लाइन में मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो जब वो 10 लोग लाइन में मूव कर रहे हैं, सभी मान लीजिए सभी की स्पीड जो है वो सेम है, पर उसमें से कोई एक ऐसा है जिसकी की जो स्पीड है वो बहुत धीरे है, तो जाहिर सी बात है कि अब वो पूरा जो ये स्पीड है वो क्या होगा, वो जो ओवरऑल इसका मूवमेंट है, इस जो लाइन ये चल रहे हैं, लोग मूव कर रहे हैं, तो वो किस पे डिपेंड कर जाएगी, जो सबसे ज़्यादा स्लो मूव कर रहा है। तो यहाँ पे वही चीज़ की बात की जा रही है कि ठीक है कि सारे एंजाइम जब सबस्ट्रेट से बाइंड कर जाते हैं तो वो अब यहाँ पे इस पर बात डिपेंड आती है कि अगर ये जो प्रोडक्ट और एंजाइम का कॉम्प्लेक्स बना है, अगर वो बहुत देर में लूज हो रहा है, तो जाहिर सी बात है वो के कैट को इन्फ्लुएंस करेगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक्चुअली में 2 बातें दिमाग में रखने वाली हैं। ठीक है, एक तो द डेफिनेशंस ऑफ दीज एंड दिस इक्वेशन वी मैक्स इक्वल्स टू K2 ET या वी मैक्स इक्वल्स टू K कैट ET। तो यानी किसी भी न्यूमेरिकल में K कैट अगर निकालने को आएगा तो आप क्या एक और बना सकते हैं इससे कि K कैट इक्वल्स टू वी मैक्स डिवाइडेड बाई ET। और अगर कह दिया कि आपको टर्नओवर नंबर निकालना है तो वो यही बात होगी, टर्नओवर नंबर और के कैट इक्वल्स टू वी मैक्स डिवाइडेड बाय ET। एंड आपको जो जब डेरिवेशन हो रहा था तो वहाँ पे पूरी चीज़ों को बताया गया था, तो उसको भी थोड़ा आप रेफर कर सकते हैं, राइट। ओके, तो आई होप ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट है स्पेसिफिसिटी कांस्टेंट और कैटालिटिक एफिशिएंसी। इसका जो सिग्निफिकेंस होता है, अगर हम लोग बात करें स्पेसिफिसिटी कांस्टेंट और कैटालिटिक एफिशिएंसी, इसका सिग्निफिकेंस होता है कि अगर ये आप तब नोटिस कर सकते हैं, इसका सिग्निफिकेंस आप तब नोटिस कर सकते हैं जब K कैट इज एक्चुअली वेरी वेरी ग्रेटर देन K-1, यानी ES बनने के बाद E प्लस S नहीं बन रहा है, बल्कि क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, या प्रोडक्ट प्लस एंजाइम जो है वो हो रहे हैं। तो इससे आप क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यस दिस कैटालिटिक प्रोसेस इज हाई।
आपने अभी एक और चीज देख ली कि के कैट, अभी जो आप लोगों ने देखा कि के कैट एक ऐसा रेट कांस्टेंट है जो आपको टर्नओवर नंबर बता रहा है और कहीं ना कहीं रिएक्शन की एफिशिएंसी को भी बता रहा है, यानी कितना रिएक्शन जो है कितना स्पीड से मूव ऑन कर रहा है। ठीक, और आपने एक और वैल्यू देखी थी के एम। के एम से भी आप क्या बता कर पा रहे थे, आप पता ये कर पा रहे थे कि के एम अगर पता हो कम या ज़्यादा तो हम ये बता सकते हैं कि एंजाइम अपने सबस्ट्रेट से कितनी एफिनिटी से बाइंड कर रहा है। तो कहने का सेंस है कि आपके पास के कैट और के एम दो ऐसी चीज़ें आई हैं अभी तक में कि जिससे आप ये बता सकते हैं कि कोई भी एंजाइम कितना एफिशिएंट है। तो कहने का मतलब है, अब ध्यान से सुनिए, कहने का सेंस क्या हो गया, सिर्फ अगर आप के एम आपको दिया हो तो आप के एम सिर्फ भाई आपको ये पता चल गया ओके, जो के एम है कहने का सेंस ये है कि E प्लस एस ई एस एंड दिस के एम क्या बता रहा था, के एम बता रहा था आपको कितनी तेजी से जो एंजाइम है, एंजाइम की एफिनिटी अपने सबस्ट्रेट के साथ कैसी है ये बता रहा था, पर ये स्पीड ऑफ रिएक्शन नहीं बता रहा। ठीक है, बस एफिनिटी, ध्यान से सुनिएगा कि ये एफिनिटी बता रहा है। यानी हो सकता है भाई कोई एंजाइम अपने सबस्ट्रेट से बहुत तेजी से बाइंड कर रहा है पर वो प्रोडक्ट को उतनी स्पीड से कन्वर्ट नहीं कर रहा, तो आप क्या कह सकते हैं कि अगर कोई आपसे बोले कि क्या केएम जो है वो हमें ये बता सकता है कि एंजाइम कितना एफिशिएंट है, तो आप कह सकते हैं कि पूरा एफिशिएंट आप नहीं बता सकता, ये बता सकता है कि जो एंजाइम है वो सबस्ट्रेट से कितनी तेजी से बाइंड कर रहा है। क्योंकि कोई एंजाइम सबस्ट्रेट से तेजी से बाइंड कर रहा हो तो ज़रूरी नहीं कि उतनी ही तेजी से वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा हो। ठीक है, तो ये जानकारी आपको फिर कौन देता है, आपको कि कितनी तेजी से कोई चीज़ कन्वर्ट हो रही है, सबस्ट्रेट जो है पर यूनिट टाइम कितनी तेजी से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है ईएस बनने के बाद, वो कौन बताता है, के कैट। ठीक, तो अब आपसे कोई क्वेश्चन नेक्स्ट पूछ दे, अच्छा तो यानी अगर एंजाइम बहुत एफिशिएंट है तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जिसका के कैट, यानी के कैट की बेसिस पे हम बता सकते हैं। पहला क्वेश्चन किसी ने क्या पूछा आपसे, क्या सिर्फ केएम के बेसिस पे बता सकते हैं, तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि वो सिर्फ एफिनिटी के बारे में बताता है, कितनी तेजी से प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा है ये नहीं बताता। फिर दूसरा क्वेश्चन आया, क्या के कैट हमें ये जानकारी दे सकता है कि एंजाइम कितना इफेक्टिव है, तो आप बोल सकते हैं हाँ, स्पीड के बारे में बता सकता है कि कितने सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, पर यहाँ पे आपको एफिनिटी के बारे में नहीं पता चलेगा। तो कहने का सेंस ये है, अगर ये दोनों बातें बहुत अच्छे से समझ में आ गई तो आप कह सकते हैं कि स्पेसिफिसिटी कांस्टेंट और कैटालिटिक एफिशिएंसी जो है, ये हमें स्पेसिफिसिटी कांस्टेंट हमें ये बताता है कि अगर हम के कैट मीन्स इट्स लाइक के कैट एंड डिवाइडेड बाय के एम, ठीक है, तो ये जो स्पेसिफिसिटी कांस्टेंट है वो क्या होता है, के कैट डिवाइडेड बाय के एम। यानी इस इक्वेशन में दोनों ही चीज़ों का इस्तेमाल कर लिया गया कि कहने का सेंस क्या है, के कैट की वैल्यू जितनी ज़्यादा हो एंजाइम उतना अच्छा होगा। के कैट, ध्यान से सुनिएगा, के कैट क्या होता है, के कैट भाई कितनी तेजी से सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। अभी हम थोड़ा सा डेफिनेशन को शॉर्ट कर दिए हैं, बट कितने नंबर ऑफ मोल्स जो है सबस्ट्रेट के वो कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं इन अ पर्टिकुलर यूनिट ऑफ टाइम व्हेन यू आर यूजिंग अ यूनिट एंजाइम कंसंट्रेशन। आप पर्टिकुलर यूनिट एंजाइम का यूज कर रहे हैं, उसके बाद आप वो रेट देख रहे हैं। तो कहने का सेंस ये है कि के कैट की वैल्यू जितनी ज़्यादा आएगी उतना अच्छा है, उतना एंजाइम एफिशिएंट होगा। और आप लोग पहले से पढ़ के क्या आए हैं कि केएम की वैल्यू जितनी कम होगी उतना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि केएम की वैल्यू कम होना यानी कि एंजाइम, हम लोग ने बात की थी ना, केएम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एंजाइम एफिनिटी। तो नाउ यू कैन रिलेट दिस कॉन्सेप्ट ओवर हियर। तो केएम यहाँ जितना कम होगा उतना एंजाइम से ज़्यादा तेजी से बाइंड हो रहा है और के कैट ज़्यादा होना चाहिए। अगर आप इसको भाई ऐसे समझ ले, मान लीजिए कि कोई एंजाइम E1 है,
कोई एंजाइम E1 है, उसकी के कैट वैल्यू मान लीजिए 20 है, के एम मान लीजिए 2 है, और एक की है E2, के कैट मान लीजिए 20 है और के एम 0.2 है, तो विच वन विल बी बेटर? विच वन विल बी बेटर? यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी? 10 आएगी, और यहाँ वैल्यू क्या आएगी? यहाँ वैल्यू क्या आएगी? 100 आएगी। तो आप ऐसे ही समझ सकते हैं कौन सा एंजाइम अच्छा हो जाएगा, एफिशिएंट हो जाएगा, E2, है ना। तो यहाँ पे आप ऐसे करके भी देख सकते हैं कि हम लोग ऑलरेडी पढ़ के, तो इन्होंने तो ऑब्वियसली बात है कि हमारे पास एक ऐसा इक्वेशन सामने आ गया जहाँ पे हम लोगों ने के कैट और के एम दोनों पैरामीटर को इन्वॉल्व करके अब हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि के कैट हमें स्पीड के बारे में बता रहा है और के एम हमें एफिनिटी के बारे में बता रहा है। तो दोनों के कॉम्बिनेशन में हम क्या फाइनल रिजल्ट बता सकते हैं कि जितनी अब स्पेसिफिसिटी कांस्टेंट की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, एंजाइम उतनी उसकी कैटालिटिक एफिशिएंसी पावर उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है ना। तो ये लॉजिकली आप देख सकते हैं। तो अगर तो जाहिर सी बात है कि हाँ, एक तो ये चीज़ हो गई कि आप ये बता सकते हैं, और अगर के कैट एफिशिएंसी तो बता ही रहा है, के कैट और के एम हमें ये भी बता सकता है कि जो सबस्ट्रेट है, मान लीजिए यहाँ पे मल्टीपल सबस्ट्रेट हैं, एक ऐसा सबस्ट्रेट है, एक ऐसा सबस्ट्रेट है, ठीक है, एंड वन ऑफ दिस, इस तरीके के सबस्ट्रेट्स हैं, ठीक है, और ये एंजाइम है, ठीक है, एक कोई और भी एंजाइम है, कुछ और भी एंजाइम्स इसमें प्रेजेंट है। तो ऑब्वियस सी बात है जिसकी के कैट के एम मतलब कहने का होगा इसमें एक एंजाइम कोई ऐसा होगा, मान लेते हैं वाइट एंजाइम स्टार्व सबस्ट्रेट को रिकॉग्नाइज कर रहा है, और ये जो है येलो वाला हो सकता है सर्कल को रिकॉग्नाइज कर रहा है, सर्कल सबस्ट्रेट को रिकॉग्नाइज कर रहा है। तो यानी कि के कैट के एम हमें कि और क्या जानकारी दे सकता है कि कौन सा एंजाइम जो है वो अपने सबस्ट्रेट के लिए बेटर कॉम्पीट कर सकता है, क्योंकि जितना ज़्यादा बेटर कॉम्पिटिटर होगा वो अपने सबस्ट्रेट से उतना ज़्यादा तेज़ी से बाइंड करेगा। वो कौन बताएगा? के एम बताएगा उसका। और वो कितनी तेज़ी से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है वो भी वो कौन बताएगा? के कैट बताएगा। ठीक है। तो यानी कहने का मतलब ये है कि जो रेशियो है के कैट और के एम का, वो क्या डिस्क्राइब कर सकता है? स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम फॉर कॉम्पीटिंग सबस्ट्रेट्स। एक और चीज आप लोग नोट कर सकते हैं कि ये जो स्पेसिफिसिटी कांस्टेंट, ये कैटालिटिक एफिशिएंसी जब निकालना हो तो ऑब्वियस सी बात है आपके पास ये वैल्यू हो और ये वैल्यू हो। तो क्वेश्चन में अगर आपको दिया है तो ऑब्वियस सी बात है बस आपको डिवाइड करना है और आप बता सकते हैं जितना भी वैल्यू आएगी कि भाई इस एंजाइम की इतनी कैटालिटिक पावर है। ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि जब भी ये चीज़ें की जाती हैं, एक्चुअली अगर डेरिवेशन की भी बात करें तो एक्चुअली ये जो स्पेसिफिसिटी कांस्टेंट जो है ये जब निकाला जाता है तो बेसिकली इट नीड्स अ काइंड ऑफ वेरी लो एंजाइम कंसंट्रेशन। एंजाइम कंसंट्रेशन क्या एज्यूम किया जाता है कि इट इज़ वेरी लो, राइट। एंजाइम कंसंट्रेशन इज लो एंड सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जो है वो भी लो है और सैचुरेशन तक नहीं पहुंचा है। तो ये दोनों ही अगर आप बात ध्यान में रखें तो आपके पास जो इस तरीके का इक्वेशन आया होगा V इक्वल्स टू K2, आप लोगों को शायद ये याद हो, ड्यूरिंग द डेरिवेशन हम लोगों ने इसको देखा था। ये क्वेश्चन आप लोग को अगर याद हो, किसी ने प्रैक्टिस किया हो, आया था, याद है? इस तरह का इक्वेशन आया था, तो है ना? यस, गुड। तो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को हम लोग ऑब्वियसली इग्नोर कर सकते हैं। इग्नोर करने के बाद, क्योंकि लो पे देख रहे हैं, और एंजाइम कंसंट्रेशन भी कब हम देख रहे हैं? जब वो बहुत कम कंसंट्रेशन पे है। ठीक है। तो इन दैट केस हम लोग इस इक्वेशन को ही यूज़ करके ये जो आपका आता है वेलोसिटी K2 को हम लोग के कैट भी लिख सकते हैं, के कैट डिवाइडेड बाई के एम, एंड E
टी सबस्ट्रेट। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से इसको ये निकाल सकते हैं। क्लियर? बाकी आपको ये सारा जो फंडामेंटल्स हम लोगों ने बात की ये ध्यान में रखना है। पहली चीज़ यहाँ पे जो बात की हम लोगों ने, इस पे भी क्वेश्चंस आ चुके हैं कि विच इज़ द बेस्ट पैरामीटर टू यूज टू नो द कैटालिटिक एफिशिएंसी और स्पेसिफिसिटी कांस्टेंट। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ओके, सो यहाँ पे हम एक और चीज़ मेंशन करना चाहेंगे, स्पेसिफिक एक्टिविटी। स्पेसिफिक एक्टिविटी अभी हम लोग इससे सभी से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये जो स्पेसिफिक एक्टिविटी है, एक्चुअली ये कभी कभी आप कंफ्यूज हो सकते हैं के कैट या टर्नओवर नंबर से। ठीक, तो जो के कैट और टर्नओवर नंबर में हम लोगों ने इसको जो डिफाइन किया ये तो वही रहेगा, सेम इसके लिए भी वही रहेगा, बट द एडिशन विल बी इट इज इन मिलीग्राम ऑफ टोटल प्रोटीन। और इसको जब हम लोग क्वेश्चन में प्रैक्टिस करेंगे तो वो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, कहने का सेंस ये है कि जो अभी हम लोगों ने कैटालिटिक एक्टिविटी देखी वो क्या डिफाइन कर रहा था, वो ये डिफाइन कर रहा था कि जो एंजाइम है वो सबस्ट्रेट से बाइंड हो गया और ये जो कॉम्प्लेक्स है वो कितने स्पीड से ईपी में कन्वर्ट होके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, तो ये आप क्या बताते हैं, ये आप बताते हैं भाई के कैट जो है वो कितनी तेजी से ES बना रहा है और उसके बाद ये प्रोडक्ट का कन्वर्शन हो रहा है। क्लियर? ये जो कन्वर्जन हो रहा है वो पर मिलीग्राम ऑफ टोटल प्रोटीन जब आप मेंशन करते हैं, जब वहाँ पे ये आप मेंशन कर दें कि टोटल प्रोटीन आप लोगों ने जो ली है उसमें 1 मिलीग्राम में क्या टर्नओवर नंबर है किसी एंजाइम का, वो क्या हो जाता है, उसकी स्पेसिफिक एक्टिविटी। द ओनली डिफरेंस